नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना की तीसरी लहर में खबरों में बच्चों पर कितना असर या बेअसर के बारे में जानकारी दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है कोरोना वायरस, तीसरी लहर की आशंका और बच्चे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर परस्पर विरोधी विचार सामने आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को निशाना बनाएगी, जबकि दूसरे अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर का बच्चों पर अधिक असर नहीं होगा। तीसरी लहर के बारे में अतिवादी सोच हमें या तो लापरवाह बना देगी या अवसाद में डाल देगी। इस बीच 12वीं की परीक्षा निरस्त कर बच्चों का जीवन सुरक्षा को प्रमुखता देने से संबंधित सरकार का सराहनीय फैसला है। हमें अपने संतुलित विवेक के साथ महामारी से निपटना है। ऐसे समय में हमें बुद्ध की करुणा सम्यक दृष्टि संबल देती है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भवा। बच्चों के बचाव हेतु हर भारतीय को अपना दीपक स्वयं बनना होगा, ताकि किसी नन्हे दीपक की लौ बुझ न पाए, वरना अंधेरा हमारे राष्ट्र के बच्चे रूपी भविष्य तक फैल जाएगा। अतः आसन्न संकट की आशंका के मद्देनजर बचाव की तैयारी में जुट जाना ही विवेक संगत है। न्यायालय ने बार सरकारों को चेतावनी दी है और सरकारों ने प्रोटोकॉल जारी किए हैं। डॉक्टरों की सलाहें और विशेषज्ञों की चेतावनियों को गंभीरता से अमल में लाना नागरिकों का कर्तव्य है। हालांकि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणबीर गुलेरिया का राहत भरा बयान आया कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा प्रभावित होने के संकेत नहीं है। इसके उलट उत्तराखंड में मात्र 45 दिनों में 18 साल तक के 3000 बच्चों के कोरोना फैलने की खबर है। हालांकि कम ही बच्चों को अस्पताल ले जाने की नौबत आई, लेकिन महाराष्ट्र ने 99,006 बच्चों को संक्रमित होने के आंकड़े चिंताजनक है। इनमें से 3% बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ सकती है। अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर में गांव और बच्चों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी तीसरी लहर आने से पहले बच्चों को सुरक्षा कवच देने का ऐलान किया है। सरकारों के दावे और तैयारियां अपनी जगह है, पर जमीनी सच्चाई चिंताजनक है। गांव देहात में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है और बाल विशेषज्ञों की तो भारी कमी है। यह कमी रातों रात दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले से ही ग्रामीणों के लिए प्राथमिक शिक्षा चिकित्सा की रीढ़ टूटी पड़ी है। कोरोना ने अभिभावकों, डॉक्टर और सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है। संकट तो उन बच्चों पर भी आया है जिनके माता पिता पहली या दूसरी लहर की भेंट चढ़ चुके हैं। उन्हें पुनर्वास की समस्या तो है ही, इस बीच बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के भी सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना काल में गरीबी बढ़ने के कारण कुछ माता पिताओं द्वारा अपने बच्चे बेच देने की भी खबरें आई है। बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, पर इच्छा शक्ति के अभाव में वंचित वर्ग के बच्चों को राष्ट्र का भविष्य न समझने की भूल अतीत के उदाहरण के लिए खड़ी है। बाल कुपोषण, शारीरिक शोषण, अनाथ और गरीब बच्चों की विद्या विहीनता का घोर अंधकार छाया रहा। आज संवैधानिक संस्थाएं बच्चों के मुद्दों का संज्ञान ले रही है, तो इसका कारण संविधान में बाल अधिकारों की व्यवस्था है। इसके बावजूद लाखों बच्चे अशिक्षित और दोहरी शिक्षा नीति के तहत गुणकारी शिक्षा हासिल करने में असमर्थ हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनाथ हुए बच्चों के नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दिलाने की बात की है। दिल्ली की छोड़ दे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में निजीकरण की मार खाए सार्वजनिक स्कूलों, अस्पतालों और बाल संरक्षण संस्थाओं की खस्ता हालत कोरोना हाल में मीडिया के सामने रख दी गई है। एक और वे अनाथ बच्चे हैं जिन्होंने पहली और दूसरी लहर में अपने माता पिता को खोया है, जबकि तीसरी लहर में तो खुद बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। बच्चों के बचाव के लिए नया आयोग, नई नीति अपनाने की आवश्यकता है। सरकार को आम बच्चों की शिक्षा के लिए खासकर ग्रामीण भारत के राजकीय विद्यालयों को पुनर्जीवित करना होगा और निःशुल्क क्वालिटी एजुकेशन विद्यालय खोलने पड़ेंगे। धर्म स्थलों का धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य की बजट बनाने में होना चाहिए। शिक्षा पर निवेश राष्ट्र के विकास के रूप में रिटर्न देगा। अन्यथा सरकार और एनजीओ जो भी कहे
पर यह अनुभव सिद्ध है कि किसी भी अनाथ और गरीब बच्चे को व्यावसायिक मुनाफे वाला स्कूल नहीं पढ़ाएगा, निजी अस्पताल उसे नहीं बचाएगा। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के मारे बच्चे दशकों तक उबर नहीं पाएंगे। जो बचपन गंवाएंगे वो कैसा जीवन पाएंगे। अच्छी बात यह है कि अस्पतालों में आने वाले बच्चों से अधिक स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट जाने वाले की संख्या बढ़ रही है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने महिला रोगों के बारे में बताया है। मासिक धर्म, रक्तस्राव अधिक, कम, बदबू, रक्तस्राव के वक्त, रंग में बदलाव, डिस्चार्ज के वक्त, पेट संबंधी दर्दों के बारे में जानकारी दिया है। यदि वह शरीर पर ध्यान नहीं दे तो उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती है। मासिक धर्म, गर्भावस्था के अलावे भी कई सारे शारीरिक परिवर्तन महिलाओं के शरीर में होते रहते हैं। इन बदलावों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जबकि महिलाएं इन पर ध्यान ही नहीं देती हैं। ऐसे में बताए गए कोई भी लक्षण यदि आपको दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें, अन्यथा बढ़ती उम्र के साथ आपको बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ब्रेस्ट में गांठ, यदि सोते वक्त आपको सीने में कोई सूजन या दर्द होने लगता है या एकदम उठने बैठने में कुछ भारी सा महसूस होता है तो आपको अपने चिकित्सक को एक बार जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह की समस्या होना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको घबराना नहीं है, बस एक बार चेकअप कराना है, क्योंकि हर बार गांठ कैंसर के कारण नहीं होते हैं, पर हार्मोनल परिवर्तन एवं किसी तरह की संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। हार्मोनल परिवर्तन, महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन होना बहुत सामान्य है। यदि आपको अचानक से चेहरे पे बहुत अधिक मुहासे निकलने लगते हैं, वजन घटने या बढ़ने लगे, अनचाही जगह पर बाल उगने लगे या फिर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगे, तो ऐसे में चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि लंबे समय तक हार्मोन्स का असंतुलित रहना महिलाओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन, महिलाओं की योनि से डिस्चार्ज होना बहुत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस डिस्चार्ज को असामान्य होना ठीक नहीं है। वैसे तो पूरे महीने डिस्चार्ज एक साथ नहीं होता है, लेकिन यदि डिस्चार्ज का रंग सफेद से पीला, ग्रे, भूरा या हरा होने लगे और उसे अजीब तरह की बदबू आने लगे, इस बात की संभावना है कि वेजाइना में हानिकारक जीवाणु पनप रहे हैं। इसलिए चिकित्सक से इस समस्या का अवश्य साझा करें। असहनीय दर्द, मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से में यदि आपको असहनीय दर्द होता है तो यह सामान्य नहीं है, क्योंकि बिल्कुल संभव है कि यह तेज और अचानक उभरा दर्द पीसीओडी यानी ओवरी में गांठ की वजह से भी हो सकता है, जो कि आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। अनियमित मासिक धर्म, यदि आपका पीरियड समय से पहले या बहुत दिनों तक आता ही नहीं है और जब आता है तो बहुत अधिक रक्तस्राव होना, कमजोरी महसूस होती है, तो इसे हल्के में ना लें। ऐसी स्थिति में आपको अपनी डाइट, दिनचर्या को भी सुधारने की आवश्यकता है। खुद से भी योग आदि का अभ्यास कर इसी समस्या को दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। खुजली या जलन, अगर आपको वेजाइना में खुजली या जलन होती है तो जरूरी नहीं ये पसीने से ही हो रही हो। ये हो सकता है कि यूटीआई, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एसटीडी का लक्षण हो। इसलिए यदि लंबे समय तक आपने इसे अनदेखा किया तो हो सकता है कि आगे चलकर ये आपके लिए बहुत असुविधाजनक हो जाए। आंत में दर्द, अगर आपको अचानक ही आपके वहां दर्द उठने लगता है या उस हिस्से में भारीपन बना रहता है तो ये पेल्विक फ्लोर वाली समस्या भी हो सकती है। इसके लिए उचित समय पर चिकित्सक से परामर्श ले या जांच करके अपनी शंका का समाधान करें, नहीं तो ये दर्द आपके शरीर को दिन ब दिन और कमजोर ही करेगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।